हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग का सबसे पहला सेक्शन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इस पूरे सेक्शन में आपको चार ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं और उन चार ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑप्शन सही रहता है जिसे आपको ऑड मैन आउट टिक करके करेक्टली फाइंड आउट करना पड़ता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको फिगर्स दिए जाएंगे, आपको नंबर्स दिए जाएंगे, आपको अल्फाबेट्स दिए जाएंगे। सो बेसिकली चार ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं और उन चार ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑड मैन आउट करके आपको सही आंसर को टिक करना है। नॉन वर्बल रीजनिंग का ये जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेगुलरली पूछा जाता है, इसलिए सिंपल तो है ही लेकिन उसी के साथ साथ स्कोरिंग और इंपॉर्टेंट भी है। सो लेट्स क्विकली सी स्टूडेंट्स, इससे कुछ एग्जांपल्स यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अगर आप देखें तो मैंने आप सबके सामने चार शेप्स ड्रॉ किए हुए हैं। इनको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हर शेप के अंदर एक और शेप निकाला गया है जिसे ब्लू से मार्क किया गया है। अब आपको यह बताना है कि इन चार ऑल्टरनेटिव्स में से ऑड मैन आउट कौन सा है। सो फर्स्ट वाला अगर मैं देखूं, एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। नेक्स्ट वन इज अ ट्राइंगल और उस ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल उभर के आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं दैट यू हैव अ हेक्सागोन और उस हेक्सागोन के अंदर एक दूसरा हेक्सागोन है जिसे ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है। लेकिन अगर आप लास्ट फिगर की तरफ ध्यान डालें तो आपको यह चीज नजर आएगी कि एक सर्कल के अंदर सर्कल ना होते हुए एक छोटा सा सेक्टर निकाला गया है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो बाकी तीन फिगर्स में कॉमन नहीं है। सो यहां पर जो बड़ा फिगर है, जो आउटर फिगर है, उसी के अंदर एक छोटा फिगर बनाया गया है, बट दैट ट्रेंड इज नॉट गेटिंग फॉलोड इन द लास्ट ऑल्टरनेटिव। देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्लासिफिकेशन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। दिस इज द करेक्ट आंसर, इट इज द ऑड मैन आउट। उसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आपके सामने चार अल्फाबेट्स रखे गए हैं TLVR। नाउ इनमें अगर आप देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पे आप इसे ऑड मैन आउट मार्क कर सकते हैं, बट यहां पर आप देख सकते हैं कि TLV ये जो तीन लेटर्स हैं, ये जो तीन अल्फाबेट्स हैं, ये तीनों अल्फाबेट्स स्ट्रेट लाइन से बने हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई कर्व नहीं है जो कि R के अपर पार्ट में देखा जा सकता है। दैट इज व्हाई द ऑड मैन आउट इज R। उसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट फिगर की तरफ ध्यान दें, यू हैव अ रेक्टेंगल जिसके अंदर एक और रेक्टेंगल है और उनके एजेस को जोड़ा गया है। उसके बाद यू हैव अ ट्राइंगल इनसाइड अ ट्राइंगल वेयरइन द एजेस आर अगेन, जो एजेस हैं, जो वर्टाइसेस हैं, उन्हें जोड़ा गया है। उसके बाद हियर यू कैन सी 1 2 3 4 5 अ पेंटागन इनसाइड अ पेंटागन, और उसके जितने भी कॉर्नर्स हैं, जितने भी वर्टाइसेस या एजेस आप बोल लीजिए, उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। इन द लास्ट फिगर यू कैन सी दैट एक सर्कल है और उसके अंदर एक सर्कल है, बट एज कंपेयर्ड टू फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 3, द लास्ट फिगर इज नॉट joining the outer shape as compared to the inner shape। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट फिगर में जो आउटर शेप है it is not touching the inner shape and therefore the odd man out is the fourth alternative, that is a circle inside a circle। on the same lines अगर आप देखेंगे यहां पर आपको चार सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं जिनके सेंटर्स को मैंने मार्क किया हुआ है और हर सर्कल्स में लाइंस ड्रॉ की गई हैं। अब अगर आप पहले तीन सर्कल्स की तरफ गौर करें, नजर डालें, तो सेंटर से एक लाइन क्रॉस हो रही है, यहां पर भी सेंटर से लाइन क्रॉस हो रही है, यहां पर भले एक है बट देयर इज अ लाइन व्हिच इज क्रॉसिंग फ्रॉम द सेंटर। जबकि अगर आप ये लास्ट ऑल्टरनेटिव को देखेंगे तो उस लास्ट ऑल्टरनेटिव में ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो सेंटर से होकर गुजर रही है, एंड दिस इज द पॉइंट व्हिच इज odd as compared to the other three and hence the odd man out is the last figure। now coming on to the last alternative, that is आपको चार नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें से आपको ऑड मैन आउट फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर इज 121, सेकंड इज 231, थर्ड इज 301 एंड फोर्थ वन इज 341। अब स्टूडेंट्स अगर आप 121 को देखते हैं तो 121 नंबर देख के हमें याद आता है इट इज 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर इज 121। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है 11 से डिविजिबल है, 11 से डिवाइड होता है। लेट्स क्विकली सी, क्या दूसरे नंबर भी 11 से डिवाइड होते हैं?
अगर आप 231 की बात करेंगे तो यस 231 इज डिविजिबल बाय 11। ऑन द सेम लाइंस अगर आप बात करते हैं 301, स्टूडेंट्स क्विकली कैलकुलेट करके देखिए क्या 301 11 से डिविजिबल है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ऑन द सेम लाइंस अगर आप देखें 341, तो इज इट डिविजिबल बाय 11? यस, द आंसर इज इट इज डिविजिबल बाय 11। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं और उन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से एक नंबर है दैट इज 301, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, जबकि बाकी के जो 3 नंबर्स हैं वो सब 11 से डिवाइड हो रहे हैं, एंड हेंस द ऑड मैन आउट इज 301। नाउ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं क्लासिफिकेशन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेज ऑफ द वीक की बात करूं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और उसके बाद में मैंने एक अल्फाबेट लिखा के, आई हैव रिटन द लेटर के। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दिस इज द ऑड मैन आउट। ऑन द सेम लाइंस अगर मैं मंथ्स ऑफ अ ईयर के इनिशियल्स स्टार्ट करता हूं, सो यू हैव जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, इसके बाद अप्रैल आना चाहिए, ए आना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई राइट द लेटर वाई। सो अगर आप y से देखेंगे देयर इज नो मंथ इन अ ईयर व्हिच स्टार्ट्स विद द लेटर y। ऑन द सेम लाइंस हम सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में देयर आर 26 लेटर्स, आउट ऑफ व्हिच 5 आर वोवेल्स एंड द रिमेनिंग 21 आर कॉन्सोनेंट्स। सो व्हाट आई कैन डू, ए, ई, आई, और उसमें मैं एक लेटर लिख दूंगा के का। तो फर्स्ट, सेकंड एंड द फोर्थ वन इज द वोवेल, whereas the third option is a consonant, therefore this is the odd man out। so students classification के problems काफी simple रहते हैं, आपको odd man out को identify करना होता है, बहुत simple और scoring section होता है ये, और बहुत सारे competitive exams में पूछा जाता है। okay dear students, so now let's quickly start with the next topic of this series of non-verbal reasoning। और अब हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे दैट इज सीरीज। इसे कभी कभी सीरीज कंप्लीशन भी बोला जाता है। यहां पर आपको 3 ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं जिनमें कुछ पैटर्न्स होते हैं, और उन 3 ऑब्जेक्ट्स के पैटर्न्स को स्टडी करके आपको यह बताना होता है कि चौथा ऑब्जेक्ट और उसके पैटर्न्स कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्विकली स्टार्ट अप विद दिस। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने 3 डाइस बनाए हुए हैं। पहला डाइस है उसके ऊपर सिर्फ एक ही डॉट है, जबकि दूसरा डाइस है उसके ऊपर आपको 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और जो तीसरा डाइस है या तीसरा पैटर्न ऑफ डाइस मैं आप बोल सकता हूं, उसमें जो डॉट्स का प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है। सो आप देख सकते हैं बहुत आसान है कि आप खुद गेस लगा सकते हैं कि इसके बाद इस सीरीज का अगला पैटर्न क्या होगा। सो पहले सिर्फ एक ही डाइस, एक ही डॉट था, उसके बाद 2 डॉट्स हुए, फिर 3 डॉट्स हैं, तो बट ऑब्वियस जो तो नेक्स्ट पैटर्न रहेगा दैट नेक्स्ट पैटर्न विल बी ऑफ दिस फॉर्म, जहां पर देयर विल बी 4 डॉट्स ऑन अ कंप्लीट पैटर्न। नाउ लेट्स सी येट अनदर एग्जांपल। नाउ इस दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सर्कल है, और उस सर्कल के सराउंडिंग में आपको टेंजेंशियल शेप में या टेंजेंशियल फॉर्म में एरोस जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सबसे पहला अगर देखेंगे तो जो सबसे पहला एरो है वो सर्कल के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से जा रहा है। द नेक्स्ट एरो विथ रिस्पेक्ट टू द सेम सर्कल इज इन दिस फॉर्म, द नेक्स्ट एरो विथ रिस्पेक्ट टू द सेम सर्कल इज इन दिस फॉर्म। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, जो सेंट्रल फिगर है दैट इज नॉट चेंजिंग, जो सेंट्रल फिगर है वो नहीं बदल रहा है, बट the direction of the arrow is continuously changing। so पहले ये डायरेक्शन थी ईस्ट, then it became south, now it is west। सिर्फ एक ही डायरेक्शन बची and that is the north direction। तो डेफिनेटली इस सीरीज का जो कंप्लीशन रहेगा, this is how the series will be completed with circle in the center and one arrow pointing in the northward direction। let's see yet another example। अब ये वाला एग्जाम्पल बहुत आसान है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एरोस का एक फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है। एरोस की जो डायरेक्शन है वो सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ एरोस है वो बदलते जा रहे हैं। पहली फिगर में सिर्फ एक ही एरो है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, दूसरी फिगर में 2 डायरेक्शंस हैं जो अगेन 2 एरोस हैं। आई मस्ट से
जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, और तीसरी फिगर में 3 एरोज हैं जो अगेन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स इसका आंसर। जो इसका सीरीज का आगे का पार्ट होगा दैट विल बी 4 एरोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और उन्हें आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब ये वाला एग्जांपल जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसे आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स। यहां पर 2 डायरेक्शंस एक साथ काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं अपने फिगर में कि एक लाइन है और उसके सराउंडिंग में एक सर्कल है जिसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमते हुए या रोटेट होते हुए दिखाया जा रहा है। सो द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर इज अ लाइन विच इज वर्टिकल इन अलाइनमेंट, और सर्कल यहां पर है इन दी वेस्ट डायरेक्शन, इन दी वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ दिस सर्कल, या वेस्टर्न डायरेक्शन ना बोलते हुए ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस ऑफ द सर्कल। उसके बाद क्या होता है आप अपने फिगर में देख सकते हैं कि सर्कल तो वही है, लेकिन ये वाला जो वर्टिकल एरोस का डायरेक्शन है वो वर्टिकल से बन जाता है हॉरिजॉन्टल, और ये वाला जो पार्ट था ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या वेस्ट से शिफ्ट हो जाता है साउथ की तरफ या टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि अंदर का जो एरो है उसका अलाइनमेंट भी चेंज हो रहा है और सर्कल की जो डायरेक्शन है उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। अब थर्ड फिगर में आप देख सकते हैं कि सर्कल वही है, बट जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल था ये फिर से वर्टिकल हो जाता है, और अगेन ये जो एरो का डायरेक्शन है ये और आगे बढ़ते हुए ये पहुंच जाता है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। सो यू हैव वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। अब इसी पैटर्न को अगर फॉलो किया जाए तो उस क्वेश्चन को पूछा गया है कि इस कंप्लीट सीरीज का कंप्लीट फाइनल पैटर्न क्या होगा। तो हम फिर से पूरा का पूरा सर्कल बनाएंगे, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो एरो की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, वो कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, फ्रॉम वेस्ट टू साउथ टू ईस्ट। इट इंप्लाइज कि अब जो एरो की डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, इट मींस अब ये होगा हॉरिजॉन्टल। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस सीरीज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आप सबके साथ डिस्कस करता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक छोटा सा सर्कल है, टाइनी सा, और इस सर्कल के जो नेक्स्ट सीरीज में है देयर इज अ सर्कल एंड इट इज सराउंडेड बाय अ सर्कल बिगर देन दैट। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है। उसके बाद सीरीज में अगर आप देखेंगे सो देयर इज अ स्मॉलर सर्कल, देयर इज अ सर्कल बिगर देन दैट, एंड देन यू हैव अ फाइनली मच मोर बिगर सर्कल। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, एक सर्कल, 2 सर्कल, तीसरा सर्कल। तो इसका सीरीज का जो कंप्लीशन रहेगा दैट विल बी, देयर विल बी 4 सर्कल्स, कुछ इस प्रकार से, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो स्टूडेंट, सीरीज कंप्लीशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, बेसिकली आपको ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाए तो आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे, बट प्रैक्टिस के साथ साथ आपको इतना एक्यूमेन जनरेट करना है कि आप उन 4 ऑल्टरनेटिव्स को कंप्लीट करने के लिए 3 पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके ही करेक्ट आंसर डिड्यूस कर ले, अदरवाइज आपकी हेल्प के लिए 4 ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ सीरीज कंप्लीशन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज एनालॉजी। अब एनालॉजी जब हम डिस्कस करेंगे तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। एनालॉजी का हर टाइप, हर प्रकार, कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजी के, वो सब मैं एक एक करके आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। एनालॉजी बहुत सिंपल रहता है डियर स्टूडेंट्स, बट इसमें आपको करना यह पड़ता है कि आपको एक हिडन पैटर्न या एक हिडन कोरिलेशन डिटेक्ट करना पड़ता है, और उसके बेसिस पर आपको पूरे सीक्वेंस को कंप्लीट करना पड़ता है। एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट अप विद अ वेरी रीसेंट टॉपिक। हमारे 2 नेबर्स हैं, वन इज चाइना एंड वन इज पाकिस्तान। उनसे जुड़ा हुआ ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्रीन इज टू, ये जो कोलन का साइन रहता है दिस इज टू, और ग्रीन इज टू पाकिस्तान। जैसे हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्लैग है
उसमें जो मेजर कलर है दैट इज ग्रीन। सिमिलरली रेड इज टू चाइना। हम सब जानते हैं कि चाइना का जो फ्लैग है वो बेसिकली रेड बैकग्राउंड का है और उसके ऊपर 5 स्टार्स बने हुए येलो कलर के। सो ये एक एनालॉजी है। यहां पर बात की गई द कलर ऑफ द फ्लैग ऑन अ पर्टिकुलर कंट्री, और यहां पर भी उस कंट्री के फ्लैग के कलर की बात की गई है। सो देयरफॉर ग्रीन इज टू पाकिस्तान एंड रेड इज टू चाइना। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज चाइना, और आपका जो सीक्वेंस है ऐसे कंप्लीट होता है। नाउ अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है दैट वॉच इज टू 55 एंड टाइम। हालांकि मैंने आपको उसका डायरेक्ट आंसर दे दिया है, बट ये जो वॉच 55 आया ये कैसे आया है? अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो जब भी आप अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को देखते हैं तो ए की जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 1, उसी तरीके से ए बी सी डी ई, जो ई की प्लेस वैल्यू है दैट इज 5। तो यहां पर आप 1 पुटअप करोगे, यहां पर आप 5 पुटअप करोगे। तो इसी तरीके से जब आप इन सब लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करोगे वॉच में आपको मिलता है 55। ऑन द सेम लाइंस जब आप टाइम की सभी अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को ऐड करोगे व्हाट यू विल गेट दैट विल बी द करेक्ट आंसर एंड दैट इज 47। तो इस तरीके से आपको एनालॉजी कंप्लीट करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें, हाइड्रो इज टू वाटर। हम सब जानते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स रहते हैं वहां पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है दैट इज वाटर। अब डियर स्टूडेंट्स आप बताइए थर्मल पावर प्लांट्स में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज, बट ऑब्वियस उसका आंसर है कोल। तो यहां पर जो आंसर आएगा दैट इज कोल। डियर स्टूडेंट्स ऐसे जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उन सब में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, बट कुछ पैटर्न्स इतने आसान रहते हैं कि आप उसको अपनी नॉलेज से और उसको बहुत ध्यान से स्टडी करके ही आप उसका हिडन पैटर्न डिकोड कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से टेम्परेचर इज टू डैश एंड रेजिस्टेंस इज टू ओम्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, हम सबने ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया है, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की और उसका जो यूनिट होता है दैट इज ओम्स। उसी तरीके से इसका मतलब यह है कि यहां पर एक प्रॉपर्टी दी हुई है और उसका करस्पॉन्डिंग यूनिट के बारे में बात किया गया है। तो यहां पर भी एक प्रॉपर्टी दी हुई है टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर के यूनिट्स क्या क्या होते हैं? टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। तो ये वाले एनालॉजी में आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उन 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन होगा सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा यहां पर ब्लैंक में दैट विल बी द करेक्ट आंसर जो आप इनपुट करेंगे, जो आप फिल आउट करेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखें, गोवा इज टू पंजिम एंड गुजरात इज टू डैश। अब यहां पर बात हो रही है स्टेट्स और उनके कैपिटल्स की। अगर हम साउथ से स्टार्ट करें तो तमिलनाडु इज चेन्नई, कर्नाटक इज बैंगलोर, मध्य प्रदेश इज भोपाल, महाराष्ट्र इज मुंबई, राजस्थान इज जयपुर। उसी तरीके से गोवा जो कि एक स्टेट है उसका कैपिटल है पंजिम। उसी तरीके से वो आपको पूछ रहा है दैट इफ गुजरात इज अ स्टेट तो उसका कैपिटल क्या है। नाउ डियर स्टूडेंट्स गुजरात का कैपिटल क्या है ये आपको पता रहना चाहिए, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स बताइए? सूरत, राजकोट, अहमदाबाद या गांधीनगर? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, गांधीनगर और अहमदाबाद में से करेक्ट आंसर है ये, बिकॉज राजकोट और सूरत डेफिनेटली गुजरात का कैपिटल नहीं है। गुजरात का कैपिटल अहमदाबाद और गांधीनगर में से एक है। सो व्हाटएवर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर एनालॉजी। नाउ मूविंग अहेड, बहुत सिंपल है। यहां पर आप देख सकते हैं 121 जब भी नंबर आता है सबके दिमाग में एक ही चीज आती है दैट 121 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर। 121 इज 11 स्क्वायर। तो यहां पर एक नंबर दिया है उसका स्क्वायर दिया है, ऑन द सेम लाइंस ये नंबर दिया है उसका स्क्वायर दिया है। तो 14 दिया हुआ है उसका स्क्वायर विल बी 256। सो द करेक्ट आंसर हियर, करेक्ट ऑप्शन व्हिच विल बी फाइंडिंग इट हियर इज 256। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स एनालॉजी के बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं। 2 प्रॉब्लम्स और है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, थोड़े से आउट ऑफ द वे है, थोड़े से ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है, बट उसके साथ मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको पहला नंबर दिया है 5:39 एंड दूसरा पेयर दिया हुआ है 12:डैश।
अब 5 और 39 का अगर आपको रिलेशन निकालना है तो देखिए कैसा रहता है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस उसमें अगर आप 14 ऐड करते हैं यू विल गेट 39। उसी तरीके से अगर आप यहां पर करके देखें तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 14 अगर आप उसमें ऐड करते हैं सो यू विल गेट द आंसर 158। बट 158 चार में से एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ये जो हमने पैटर्न लगाया है ये वाला पैटर्न नहीं है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एक दूसरा पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है दैट इज 6। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये वाला एनालॉजी सॉल्व कर रहा हूं। 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है दैट इज 6। नाउ 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, उसमें आप 3 ऐड करेंगे यू विल गेट 39। ऑन द सेम लाइंस 12 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है दैट इज 13 और 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और इसमें जब आप 3 ऐड करेंगे यू विल गेट 172। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप देखिए 172 इज द फर्स्ट ऑप्शन। सो ये वाली जो एनालॉजी है इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, द करेक्ट आंसर विल बी 172। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको एनालॉजी के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। लास्ट वाला अगर मैं पॉइंट आप प्रॉब्लम आपके सामने रखूं, सो यू हैव 30:56, therefore 156:- अब अगर आप ये वाला नंबर ध्यान से देखें सो 30 इज इक्वल टू, यहां पर स्टूडेंट्स 30 को डिड्यूस करने से पहले आप देखिए ये बहुत कॉमन एंटिटीज के नंबर्स आपको दिख रहे हैं, 30, 56, 156। आपको इनमें कॉमन ट्रेंड देखना है, कॉमन रिलेशन निकालना है। सो 30 इज कैन बी रिटन एज 5 into 6। अब ऑन द सेम लाइंस जब आप 56 की बात करेंगे तो 30 is 5 into 6 but 56 can be written as 7 into 8। तो आप देख सकते हैं ये जो पहला नंबर था 30 that is written as 5 into 6 और जो नेक्स्ट नंबर है 56 that is written as 7 into 8। तो ये पूरा एक लाइन से नंबर सीरीज चल रही है 5, 6, 7, 8। नाउ जो थर्ड नंबर है 156, अब जो थर्ड नंबर है 156 that can be written as 12 into 13, that can be written as 12 into 13। अब 12 into 13 अगर फर्स्ट नंबर है तो उसी लाइंस पे करके देखते हैं कि जो नेक्स्ट सीक्वेंस रहेगा that will be 14 into 15, 14 into 15 और 14 into 15 अगर आप करते हैं तो 14 tens are 140 plus 70 it will give you 210। So students the correct answer is 210। So 30:56, therefore 156 is equal to 210। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको एनालॉजी को सॉल्व करना पड़ता है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, सिर्फ हिडन ट्रेंड को फाइंड आउट करने की जरूरत होती है। सो दिस इज अबाउट द एनालॉजी सेक्शन ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विथ आवर सेशन ऑन नॉन वर्बल रीजनिंग, अब हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज कंप्लीशन ऑफ फिगर्स या फिगर कंप्लीशन। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर आपको 3 अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं। फिगर कंप्लीशन एज द नेम सजेस्ट आपको फिगर को कंप्लीट करना होता है, यू हैव टू कंप्लीट द फिगर। कभी कभी इसे फिगर कंप्लीशन भी बोलते हैं, फिगर कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, और बहुत इनकम्प्लीट फिगर्स नाम से भी अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में इस पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्क्राइब किया गया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके बोर्ड के ऊपर 3 फिगर्स हैं। तीनों फिगर्स में कुछ पैटर्न्स फॉलो किए जा रहे हैं और पैटर्न्स के आधार पे आपको उस फिगर को कंप्लीट करना है। तो बगैर समय को वेस्ट करते हुए लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। यहां पर आप देख सकते हैं एक फिगर दिया हुआ है आपको, देयर इज अ बिग स्क्वायर और उस स्क्वायर में आप देख सकते हैं कि कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पैटर्न है, सेकंड क्वाड्रेंट में पैटर्न है, थर्ड क्वाड्रेंट में पैटर्न है। आपको ये बताना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पैटर्न आएगा वो कैसा रहेगा, हाउ द पैटर्न इज गोइंग टू बी। तो based upon the pattern which is given or described or depicted in first, second and third quadrant, हम इस फिगर को सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक से 3 क्वाड्रेंट्स का पैटर्न बनाया हुआ है और यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। बेसिकली यहां पर भी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, बट हम ऑप्शंस के बगैर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रॉस लाइन जा रही है, एक क्रॉस लाइन जो यहां से यहां तक जा रही है इन द फर्स्ट डायगोनल,
और सेकंड क्रॉस लाइन जो यहां से चालू हुई है बट वो यहां पर आके इनकम्प्लीट हो गई है, तो एज कंपेयर टू द फिगर डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट 3 क्वाड्रेंट्स, जो पहली लाइन जो एक लाइन जो रहेगी वो यहां से इस तरीके से कंप्लीट होगी। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन जो हमने कंप्लीट की। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा फर्स्ट डायगोनल एंड ये हमने सेकेंड डायगोनल को कंप्लीट किया है। नाउ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की इस स्क्वायर के अंदर एक दूसरा स्क्वायर नजर आ रहा है, बट वो दूसरा स्क्वायर का जो चौथा क्वाड्रेंट है वो कंप्लीट नहीं किया गया है। तो जिस तरीके से मेरे पेन को टिप को देखिएगा, जिस तरीके से ये वाली पूरे ट्रेस को कंप्लीट किया गया है, इस पूरे ट्रेस को फॉलो करते हुए अगर मैं इसे कंप्लीट करता हूं तो वो ट्रेस कुछ इस तरीके का बनता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा फिगर अब कंप्लीट हो चुका है। और अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न को मुझे लिखना हो तो जो फिगर मैंने डिड्यूस किया है वो कुछ इस तरीके का था कि देयर वाज अ स्क्वायर और उसके अंदर एक ऐसी लाइन बनाई गई है एंड फाइनली ये डायगोनल इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा एंड यू हैव टू टिक दिस ऑप्शन एज करेक्ट। तो इस तरीके से फिगर्स को आपको कंप्लीट करना होता है। यू हैव टू कंप्लीट द फिगर्स, जिस तरीके से हमने इस फिगर को यहां पर कंप्लीट किया। नाउ मूविंग अहेड ऑन द सेम लाइंस, अगर आप यहां पर भी देखते हैं आपको एक बड़ा स्क्वायर दिया हुआ है और उस स्क्वायर के अंदर 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए जिनको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर आप सेंटर पे देखते हैं, ओरिजिन पे देखते हैं, तो एक छोटा सा सर्कल बनाया गया है जो इनकम्प्लीट है। सो यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए पूरा कंप्लीट 360 नहीं आया है, तो ये वाला सर्कल बेसिकली इनकम्प्लीट जो यहां पर हम पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट पहले यहां पर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट जो हमने भी ड्रॉ किया। ऑन द सेम लाइंस अगर आप देखें इस बड़े सर्कल के अलावा इस पूरे ये सभी जो 3 स्क्वायर्स हैं उन 3 स्क्वायर्स में छोटे छोटे सर्कल्स कॉर्नर में बनाए गए हैं। तो ये वाला एक सर्कल यहां पर बना कॉर्नर में और ये दूसरा सर्कल यहां पर बना कॉर्नर में। बेस्ड ऑन दिस जो पैटर्न हमको मिलेगा दैट पैटर्न विल बी ऑफ दिस काइंड। ये रहा वो कर्व जो हमने कंप्लीट किया था और ये वो 2 सर्कल्स हैं जिन 2 सर्कल्स को हमने कंप्लीट किया। सो 4 ऑप्शंस में से ये एक ऑप्शन रहेगा एंड दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट को ऑब्जर्व करके फोर्थ क्वाड्रेंट को फिल करते हुए इस पूरे फिगर को कंप्लीट किया। एज द नेम सजेस्ट, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स और फिगर कंप्लीशन और इनकम्प्लीट फिगर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उसके अंदर एक ट्राइंगल और एक एरो के डायरेक्शंस को डिपिक्ट किया गया है। सबसे पहले क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्राइंगल की डायरेक्शन है इट इज पॉइंटिंग नॉर्थवर्ड एंड द एरो इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड में जब आप आते हैं तो ट्राइंगल और एरो के जो डायरेक्शन है वो इन्वर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल नॉर्थवर्ड शो कर रहा था, अब वो साउथवर्ड हो गया है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरो था वो डाउनवर्ड शो करने की बजाय सेकंड क्वाड्रेंट में अब अपवर्ड हो गया है। तो एक चीज तो बहुत समझ में आ गई है, जैसे क्वाड्रेंट चेंज होगा तो ट्राइंगल और एरो दोनों की डायरेक्शन चेंज होंगी। सेम वैसा ही पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है जब फिगर चेंज होता है फ्रॉम द सेकंड क्वाड्रेंट टू द थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पर आप देख सकते हैं जो ट्राइंगल है उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है और यहां पर जो ट्राइंगल है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो गई और एरोज इन्वर्ट हो गए हैं। एरो डाउनवर्ड, एरो अपवर्ड, एरो डाउनवर्ड। अब इसका मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरो डाउनवर्ड था, सेकंड क्वाड्रेंट में एरो अपवर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में वो फिर डाउनवर्ड्स हो गया। इट इंप्लाइज, इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में द एरो विल बी डायरेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द ट्राइंगल विल बी डायरेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द कंप्लीट फिगर। अब इस पूरे फिगर को आप अलग से डिपिक्ट करेंगे। सो व्हाट यू विल गेट इज दिस इज हाउ दिस होल फिगर इज मेंट। तो ये रहा वो एरो जिसकी अपवर्ड डायरेक्शन है और ये रहा वो ट्राइंगल जिसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ऑप्शंस ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स एंड इस ऑप्शन को आपको सही मार्क करना है और इस तरीके से आप फिगर्स को कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो 3 एग्जांपल्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इसे कहते हैं फिगर कंप्लीशन।
बहुत सिंपल रहता है, स्कोरिंग रहता है, आपको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्वेशन के आधार पर आपको उस फिगर को कंप्लीट करना होता है बेस्ड ऑन द पैटर्न इन द फिगर विच इज गिवन. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन कंप्लीशन ऑफ फिगर्स.